सितंबर की शुरुआत थी। अभय मेहरा, एक नौजवान तकनीकी कर्मचारी, बंगाल की खाड़ी के बीच बने पुराने रुक्मिणी दीपस्तंभ पर तैनात किया गया था। यह उसकी पहली नियुक्ति थी और पहली बार वही किसी लाइट हाउस पर काम करने जा रहा था। हेलीकॉप्टर जब समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था तो तेज हवाएं और बारिश लगातार उसे हिला रही थी। पायलट अनिल दास बार बार कह रहा था कि अगर तूफान और तेज हुआ तो उन्हें वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार किसी तरह वह संकरे चट्टानी टापू तक पहुंच ही गए। हेलीकॉप्टर से उतरते ही अभय ने देखा ऊंचा सफेद टॉवर जो धुंध और बारिश को चीरता हुआ आकाश तक उठ रहा था। नीचे सिर्फ काली चट्टानें और चारों ओर गरजता हुआ समुद्र। हेलीकॉप्टर के जाते ही वहां एकदम सन्नाटा छा गया। अब वह पूरी तरह अकेला था। लाइट हाउस में पहली रात आसान नहीं थी। बाहर तूफान और बिजली की कड़कड़ाहट, खिड़कियों पर लगातार थप्पेड़े मारती बारिश और भीतर दीवारों से आती रहस्यमयी कराहें सब मिलकर माहौल भयावह बना रहे थे। अभय को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रैप डोर या सीढ़ियों पर कदम रखा हो, लेकिन जब भी वो टॉर्च लेकर देखता वहां कोई नहीं होता। नींद आती भी तो अजीब और डरावने सपनों के साथ। अगले दिन अभय को सूचना मिली कि उसका साथी कैलाश सेन अब तक नहीं पहुंच पाया है। तूफान की वजह से उड़ानें रद्द हो गई थी। रेडियो पर कैलाश ने उससे कहा, ऊपरी मंजिलों पर ही रहना, नीचे अकेले मत जाना, ये नियम है। अभय को यह अजीब चेतावनी लगी। उसे लगा कैलाश बस औपचारिक बातें कर रहा है, लेकिन अकेलापन और जिज्ञासा उसे नीचे की मंजिलों की ओर खींच ले गई। जंग लगे दरवाजों और धूल भरे कमरों को पार करते हुए अभय टॉवर के सबसे नीचे पहुंचा। वहां उसे एक लोहे का दरवाजा मिला जिसके बीच में क्रॉस बना हुआ था। दरवाजा पुराना, जाल और जंग से ढका था। अभय ने उसे धकेला तो वही आवाज गूंजी, कर्र। यह वही आवाज थी जो पिछली रात उसने ऊपर से सुनी थी। दरवाजे के आगे पत्थर की सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जाती थीं। हवा में नमी और सड़ांध थी। करीब 10 मिनट उतरने के बाद वह एक पुराने तहखाने में पहुंचा। कमरे की दीवारों पर फीकी पेंटिंग्स थीं। बीच में एक मेज जिस पर सड़ी गली किताबें और टूटा हुआ दिया रखा था, और उसके ठीक सामने 2 कंकाल जो अब भी घुटनों के बल झुके हुए थे। अभय की टॉर्च की रोशनी में साफ दिखा कि वे साध्वियां थीं। उनके हाथों में अब भी जंग लगी माला थी, मानो वे सदियों से उसी जगह प्रार्थना में जमी हो। उनकी निगाहें जिस दिशा में थी वहां लकड़ी का एक और दरवाजा था। दरवाजे पर मोटी लोहे की कीलें ठुकी हुई थीं। जिज्ञासा ने अभय पर काबू पा लिया। उसमें औजारों से कीलें निकाली और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। दीवार से जंजीरों में बंधा एक 7 फुट लंबा शव खड़ा था। उसका शरीर विकृत था। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, सूखी चमड़ी और असामान्य गांठें। सिर झुका हुआ था। उसके पीछे दीवार पर कालिक से बने विशाल काले परों के निशान थे, मानो कभी उसके साथ असली पंख रहे हों। अभय का गला सूख गया। तभी वह चीज हिली। धीरे धीरे उसका सिर उठा और खाली आंखों के गड्ढे अभय की ओर टिक गए। अभय घबराकर पीछे भागा। उसके हाथ जंग लगी कीलों से कट गए, कपड़े फट गए, लेकिन वह बिना रुके ऊपर दौड़ता चला गया। वह लैंप रूम तक पहुंचा और गिर पड़ा। सांस संभली तो उसने देखा लाइट हाउस की रोशनी बंद हो चुकी थी। दीपक बुझ चुका था।
घबराकर उसने रेडियो उठाया और कैलाश को बुलाया। काफी देर बाद आवाज आई, लेकिन वह अजीब थी। रोशनी बुझ गई है अभय, अब तुम भी उसका हिस्सा हो। तुम्हें चेतावनी दी थी कि नीचे मत जाना, अब कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। अभय चिल्लाया, कैलाश ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज किसी को भेजो। रेडियो से सिर्फ इतना जवाब आया, अब बहुत देर हो चुकी है, माफ करना। इसके बाद रेडियो पर सन्नाटा छा गया। बाहर तूफान और भी भयानक हो चुका था। आसमान अजीब हरे रंग का लग रहा था। हवाओं में ऐसी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, मानो सैकड़ों लोग एक साथ कोई प्रार्थना कर रहे हो। अभय ने नीचे ट्रैप डोर की तरफ देखा। वही आवाज फिर गूंजी, कर्रर। दरवाजा फिर से खुल रहा था।